गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है पोस्टल बैलेट्स। तो ये पोस्टल बैलेट की जो सर्विस होती है ये उन लोगों के लिए होती है जो बूथ पे जाके वोट नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ एलिजिबल वोटर्स होते हैं ऐसे, जो किसी ना किसी रीज़न की वजह से, लेजिटिमेट रीज़न की वजह से जो है वो वोट नहीं कर सकते, तो उनको पोस्टल बैलेट की जो एक फैसिलिटी मिलती है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि कोरोना की वजह से जो है इलेक्शन कमीशन ने जो 80 से अबव लोग जो हैं उनको अलाउ किया है, और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को अलाउ किया है कि वो पोस्टल बैलेट का यूज़ कर सकते हैं। वो वोट देने के लिए घर से उनको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसमें गाइडलाइंस क्या है कि जो पोस्टल बैलेट है वो उनके घर पे डिलीवर किया जाएगा। जो लोग 80 से अबव एज के हैं वोटर्स, और जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो एक बूथ लेवल ऑफिसर जो है उनके घर पे डिलीवर करेंगे पोस्टल बैलेट को। और उसके अंदर वो अपनी वोटिंग करेंगे, और फिर वो वापस जो है BLO जो होता है, जो बूथ लेवल ऑफिसर, वो कलेक्ट करेगा, फॉर्म भरेगा, और जो है विद इन 5 डेज जो नोटिफिकेशन जो है उसके वो रिटर्निंग ऑफिसर को वो जो है वोट एक तरह से सबमिट कर दी जाएगी। ठीक है। तो पोस्टल बैलेट होता क्या है? एक वोटर जो है वो अपनी बैलेट पेपर पे अपनी वोट कास्ट करके इलेक्शन ऑफिसर को दे सकता है वोट काउंटिंग होने से पहले। और जो है उसकी वोट वो एक तरह से पोस्ट, क्योंकि वो घर से ही कर रहा है वोटिंग, ठीक है, या फिर किसी रिमोट लोकेशन से वोटिंग कर रहा है पोस्टल बैलेट का यूज़ करके, तो उसको हम इसलिए पोस्टल बैलेट कहते हैं कि वो पोस्टल वोटिंग कर रहा है। ठीक है। अब वैसे इन जनरल अभी तो ये 80 से ऊपर के लोगों को अलाउ किया और फिजिकली डिसेबल को, लेकिन वैसे जनरल ये जो है इनको अलाउ नहीं होता है। वैसे किन किन लोगों को अलाउ होता है? जो जैसे आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स है, या फिर आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट में है, जो कि अपने स्टेट से बाहर सर्व कर रहे हैं। तो ये अब ये देख लो, ये सब लॉजिकल हैं कि ये वोट करने नहीं आ सकते अपनी लोकेशन पे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो इनको पोस्टल बैलेट की एक सुविधा दी जाती है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि आउटसाइड इंडिया पोस्टेड हैं, एम्बेसीज में, हाई कमीशंस में, ठीक है, या कॉन्सुलेट्स में, तो उनको भी और उनके स्पाउस को भी जो है वो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जाती है। फिर जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, क्योंकि उनको तो घर से नहीं निकलने दिया जा सकता, ठीक है, या फिर वो उनको हाउस डिटेंशन की हुई है तो उनको नहीं निकलने दिया जा सकता, तो उनको भी पोस्टल बैलेट की एक फैसिलिटी दी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन सबको भी फैसिलिटी होती है। बट ऑफ कोर्स हमने देखा है कि न्यूज़ में भी कई बार होता है कि लोगों को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये जो हमारे जो ये डिग्निटरीज हैं, ये खुद असल में वोट करने जाते हैं बाहर बूथ लेवल पर। ठीक है। अब एक कैटेगरी जो है वो लॉ मिनिस्ट्री ने अभी इलेक्शन कमीशन के कहने पर निकाली है, जो है वो है एब्सेंटी वोटर्स। ठीक है। एब्सेंटी वोटर्स कौन होते हैं? दिल्ली मेट्रो, अभी तो वो करंटली जो है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और नदर्न रेलवेज के जो वोटर्स होते हैं, वो ये जो है एब्सेंटी वोटर्स बन सकते हैं। ठीक है। तो इनको हम जो है एक तरह से ये किसी और जो है ये एब्सेंटी वोटर्स ये भी जो है पोस्टल बैलेट का यूज़ करके जो है ये वोट कर सकते हैं। ठीक है। और ये एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी को भी एक तरह से एक्सपैंड करने को कहा गया था कि इसको भी आप एक्सपैंड कर दो, सो दैट मोर पीपल कैन क्वालिफाई फॉर बीइंग अ एब्सेंटी वोटर। ठीक है। तो अभी जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, क्योंकि ये लोग जो है सर्व कर रहे हैं, इनकी एक तरह से एसेंशियल सर्विसेज में ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इवन इलेक्शन वाले दिन भी इनकी छुट्टी नहीं होती है, तो इनको आप वोट करने के लिए जो है एब्सेंटी वोटर की एक कैटेगरी बना दो। ठीक है। तो पोस्टल बैलेट जो है वो सर्विस चलती कैसे है? वोटर जो है अपनी प्रेफरेंस मार्क करता है, जो भी उसने वोट देनी है, जिसको भी उसने वोट देनी है वहाँ पर वो टिक लगा देता है या मार्क लगा देता है, जो भी। फिर वो सील्ड एनवेलप या जो भी है उसमें उसको है सील्ड करके जो है बूथ लेवल ऑफिसर को दे देता है, और एक साथ में एक ये भी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि यस आई हैव वोटेड फॉर समवन। ठीक है। ताकि जो है उसकी वोट को एक तरह से मैनिपुलेट ना किया जा सके, क्योंकि उसने लिख के दिया है कि यस आई हैव वोटेड फॉर समवन। तो उस वोट को की जो है अटेस्टेड डिक्लेरेशन को भी उसके साथ अटैच किया जाता है। फिर वो बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को वो जो है वोट पकड़ा देता है, और फिर वो काउंटिंग होती है पोस्टल बैलेट की अलग से। क्रिटिसिज्म क्या है कि जो है पहले कहा जा रहा था कि 65 और 65 से ऊपर के लोगों को, जो खासकर कि कोरोना में ज़्यादा वल्नरेबल थे, तो उनको कहा जा रहा था कि वो वोट कर सकें। तो ये एक से जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि क्या हम 65 से ऊपर के सभी लोगों को हम पोस्टल बैलेट दे दें? तो जो है अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा था कि नहीं, देयर इज़ अ चांस कि उस पर मैनिपुलेशन हो पाएगी उस वोटिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अनएजुकेटेड हैं, तो उनका मैनिपुलेशन ना हो पाए, इसलिए जो है उन्होंने अलाउ नहीं किया, और उन्होंने 80 से ऊपर के लोगों को जो है वो ही अलाउ किया है। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साउथ चाइना सी। तो फिलीपींस ने अपनी जो है नेवी शिप्स को डिप्लॉय किया है साउथ चाइना सी में, बिकॉज चाइनीज़ बोट्स जो हैं वो किसी एक डिस्प्यूटेड रीफ है वहाँ पर, वो जो है चाइना ने अपनी जो है चाइनीज़ बोट्स वहाँ पर डिप्लॉय की थी। तो उसके रिस्पांस में फ़िलीपींस की गवर्नमेंट में जो है वो अपनी नेवी शिप्स को उस एरिया में जो है डिप्लॉय किया है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट क्या है कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी को, पूरे रिसोर्स रिच सी को अपना क्लेम करता है। यूएस ने भी बल्कि बोला है कि चाइना इज़ डूइंग इंटिमिडेशन एंड प्रोवोकिंग अदर्स, और ये अपने वेसल्स को जान बूझ के पहुंचा के ऐसे एरियाज़ में, आइलैंड्स के पास, रीफ्स के पास, कोरल्स के पास, अपने जान के अपने एरियाज़ में अपनी नेवी और अपने वेसल्स को पहुंचा के जान के नेबर्स को अपने जो है प्रोवोक करता है चाइना। ठीक है, तो चाइना जो है उसने 183 बोट्स जो हैं वो पलवान आइलैंड के आसपास जो है वहाँ पर लगा दी हैं। तो जो है फिलीपींस है वो कह रहा है कि चाइना को कह रहे हैं कि आप इन बोट्स को हटाओ। ठीक है, तो डिस्प्यूट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ये पलवान भी देखेंगे कि कौन सा डिस्प्यूट है। ठीक है, तो पहले तो स्प्रेटली आइलैंड डिस्प्यूट देखते हैं। तो ये है चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के बीच का डिस्प्यूट है। स्प्रेटली आइलैंड जो है आर्कीपेलागो है एक ये, और इनके जो है ये कोरल रीफ्स, केज, ये सब जो है उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये स्प्रेटली आइलैंड्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उस पर ये सारी कंट्रीज अपना अपना क्लेम करती हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। तो इनके आपस में डिस्प्यूट है। ठीक है, और 1968 से ये सारी कंट्रीज़ जो है मिलिट्री ऑक्यूपेशन चाहती हैं इन आइलैंड्स की। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ब्रुनाई ने कहा, जो ब्रुनाई भी इस डिस्प्यूट में था, लेकिन उन्होंने जो है अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो वापस ले लिए, और वो उन्होंने अपने जो है कमर्शियल फिशिंग जो है अलाउ कर, अपनी तरफ से उन्होंने अलाउ कर दिया, और वो इस डिस्प्यूट से बाहर हो गया। ठीक है, 1970s में जो ये पालवान आइलैंड है जिस पे अभी चाइना ने अपनी 183 बोट्स भेजी है, वहाँ पर ऑयल मिला था। तब से जो है ये जो डिस्प्यूट जो है वो ज़्यादा ही थोड़ा एग्रेसिव हो गया है। सारी कंट्रीज़ और ज़्यादा अपना हक मांग रही हैं उस एरिया में। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट जो है वहाँ पर फैलता जा रहा है। ठीक है, यूएस ने जबकि बोला कि नहीं उस एरिया में कोई ऑयल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कोई कंट्री मानने को तैयार नहीं है, वहाँ पर डिस्प्यूट चलता जा रहा है। फिर पैरासल आइलैंड का डिस्प्यूट क्या है? ये 130 आइलैंड्स का एक जो है ग्रुप है पैरासल आइलैंड्स। वो दोनों चाइना से भी उतना ही दूर है जितना वियतनाम से दूर है। ठीक है, पैरासाइल आइलैंड को चाइना कहता है कि ये मेरी सोवरेन टेरिटरी है, क्योंकि 14th सेंचुरी के जो है सोंग डायनेस्टी जो चाइना की थी, उनके टेक्स्ट में लिखा गया है कि पैरासाइल आइलैंड वाज अ पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, लेकिन जो है वियतनाम कहता है कि नहीं, ऐसी हमारी 15th सेंचुरी के हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये हमारी टेरिटरी थी। ठीक है, फिर 16th सेंचुरी के जो जैसे यूरोपियन जो एक्सप्लोरर्स हैं, उनके भी अलग अलग व्यूज़ हैं इस बारे में। ठीक है, तो पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, वो सब उस एरिया से गुजरते थे, उन सब के अलग अलग व्यूज़ हैं उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि वो भी उस एरिया को कभी ना कभी उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी 1974 में क्या हुआ कि चाइना और वियतनाम ने इसके ऊपर एक छोटा सा जो है एक स्कर्मिश भी हुआ उनके उनके बीच में, और चाइना ने जो है वो उसका आइलैंड का एक तरह से कंट्रोल ले लिया। ठीक है, फिर 1982 में जो है जो वियतनाम है उसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली कहा कि ये जो आइलैंड्स है उस पर हमारी पावर्स हैं। फिर 1999 में इवन ताइवान जो है वो भी इस डिस्प्यूट में शामिल हो गया, और उसने कहा कि ये तुम्हारा ना तो चाइना का है ना वियतनाम का है, ये पूरा आइलैंड जो टेरिटरी है, जो ये पैरासाइल आइलैंड, ये हमारी है। ठीक है, फिर 2012 से जो है ये चाइना, ताइवान और वियतनाम आपस में इस पैरासाइल आइलैंड के डिस्प्यूट में एक तरह से इन्वॉल्व हैं, और ये आपस में लड़ रहे हैं इसके लिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी की? 55% जो इंडिया का ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, आपको पता ही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, जो नीचे साउथ हमारे इंडियन जो है बे ऑफ बंगाल के नीचे साउथ ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो कि इंडियन ओशन को और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। तो इंडिया का ट्रेड वहाँ से गुजरता है, 55% ऑफ ट्रेड। साउथ चाइना सी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाने के लिए और जापान के साथ रिलेशंस बनाने के लिए। फिर अगर स्ट्रेटजिक कॉन्टैक्ट्स इंडिया में बनाए, इंडिया जो है अपने साउथ चाइना सी में बनाएगा, एज जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने भी कहा था, तो हमारे को चाइनीज़ प्रेजेंस जो इंडियन ओशन में है उसको काउंटर करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इंडिया ने जो चाइना की 9 डैश लाइन है उसको भी कंटेस्ट किया एक तरह से, और कहा है कि फ्री इंडो पैसिफिक जो हमारी पॉलिसी है जो है उसको भी प्रमोट किया है कि हम चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर फ्री एंड ओपन जो है वो इंडो पैसिफिक को, आपको पता ही FOIP हमारी पॉलिसी। तो वो एक तरह से हमने डिस्क्रीटली जो है वो बोला है कि जो चाइना अपनी 9 डैश लाइन बना के बैठा है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिहार पुलिस बिल। तो बिहार की असेंबली ने एक बिल पास किया है, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। अब याद रखो, ये नॉर्मल पुलिस के लिए नहीं है, ये स्पेशल आर्म्ड पुलिस जो होती है उनके लिए बिल पास किया गया है। और ऑपोजिशन ने कहा है कि ये बहुत ड्रैकोनियन बिल है, क्योंकि ये स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको ये इजाज़त देता है कि वो किसी भी एक तरह से प्रेमिसेस की सर्च कर सकते हैं और किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। और कोर्ट जो हैं वो इन बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको उनके 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 एक्ट को की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसके ऊपर जो है ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं बिहार में वो कह रही हैं कि ये बहुत ड्रैकोनियन बिल है, इससे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी एंड ऑल दैट। तो देखते हैं कि क्या है ये बिल के बारे में क्या इशू है, ठीक है। अब बिहार गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि ये बिहार की मिलिट्री पुलिस जो है, ठीक है, उसको एम्पावर करने के लिए और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए हमने ये बिल लेके आए हैं। तो ये अब बिहार मिलिट्री पुलिस है क्या, जैसे हमारी सीआरपीएफ सीआईएसएफ होती है वैसे ही जो है बिहार की मिलिट्री पुलिस है, जो कि महाबोधि टेम्पल, दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की सिक्योरिटी करती है, ठीक है। तो बिहार ने अपनी मिलिट्री पुलिस का नाम बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस कर दिया है, जैसा कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को हम जो है सीएपीएफ कहते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने आप को बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स कर दिया है। तो ऑलमोस्ट जो जो पावर्स हमारी सीएपीएफ को होती हैं वही हम उन्होंने बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस को भी दे दी हैं, ठीक है। सो डिस्प्यूट किस बात का होना चाहिए इस बात में, तो ये बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि सीआईएसएफ या सीएपीएफ के पास जो जो पावर्स हैं वही सिर्फ हमने सिमिलर पावर्स अपनी स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को दी हैं। तो आप इस पर डिस्प्यूट क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनके पास भी यही पावर्स हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने उसका मैंडेट भी जो है वो एक्सपैंड कर दिया है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करना, बेटर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी ऑफ स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट्स, ये सब जो है वो भी मैंडेट में डाल दिया है बिहार के स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स के, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि अभी अभी तक हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये फोर्सेस हैं इनके ऊपर रिलाई करना पड़ता था, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी जो बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये इतनी एम्पावर हो कि हम इसी का यूज़ करें और हमको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस नहीं लेनी पड़े, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि हमारे खर्चे भी कम हो जाएंगे और जो है लोकल्स के लिए जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ठीक है। प्रोटेस्ट करने का रीज़न क्या है, ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि बिना सर्च सर्च के और बिना वारंट के अरेस्ट करने की जो पावर है वो बहुत ड्रैकोनियन है। लेकिन जो है गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, सीआईएसएफ को भी ये पावर्स होती हैं तो हमने भी ये पावर्स दी हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। अब जो है ये पावर्स जो होती हैं कैरी टू कैरी आउट सर्चेज एंड अरेस्ट, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एरियाज में होती हैं जो कि नोटिफाइड प्रेमिसेस होते हैं, वहीं पर ये सीआईएसएफ या फिर जो इवन ये इस केस में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं वो सिर्फ उस नोटिफाइड एरिया में ही जो है ये पावर्स उनके पास होंगी, बाकी के जो है स्टेट की टेरिटरी में ऐसी पावर्स उनके पास नहीं होंगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो पावर ऑफ सर्च एंड अरेस्ट जो है वो ऑलरेडी हमारी नॉर्मल पुलिस तक के पास भी होती है अंडर जो है सीआरपीसी, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गिविंग सच सिमिलर पावर्स टू बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और हमने इसके अंदर प्रोटेक्शंस भी वो डालनी है सिटीजन्स के लिए, जो सीआरपीएफ में जो नॉर्मल प्रोटेक्शन जो है सेफ गार्ड्स होते हैं सिटीजन्स के लिए, वो भी हमने इस बिल में डालने हैं। सो देयर इज़ नो रीज़न टू प्रोटेस्ट अबाउट दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निसार। तो निसार जो है वो एक नासा और इसरो का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जो कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का उनका प्रोजेक्ट है, जो कि इतनी एफिशिएंट होगी कि वो प्लैनेट के सरफेस पे 0.4 इंचेस तक के एरिया को देख पाएगी, जो कि एक हाफ साइज ऑफ टेनिस, अगर हाफ साइज ऑफ टेनिस कोर्ट में जो जितना 0.4 इंचेस होता है, ये अब ये बेसिकली एग्जांपल के लिए आपको बताया गया है कि असल में कितना वो उसका रेंज होगा एक तरह से फोकस करने का अर्थ पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अगर हाफ साइज ऑफ टेनिस कोर्ट है तो उसमें जितना 0.4 इंचेस का एरिया होता है उतने एरिया को ये अच्छे से देख पाएगी अर्थ पे, ठीक है। 2022 में ये लॉन्च की जाएगी, नियर पोलर ऑर्बिट पे इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब हर साल 12 दिन जो है, जो 12 दिन ये एक तरह से स्कैन करेगी एंड अपने पूरी अर्थ को और एक तरह से उसको जो है इमेजिंग बनाएगी पूरे अर्थ की लैंड की, आइस शीट्स की और सी आइस की।
तो ये और इसका मिशन जो है वो सिर्फ 3 साल का है, ठीक है। तो मतलब 3 साल में मतलब 12-12 दिन जो है इसको लगेंगे, जो है एवरी 12 डेज, हर 12 दिन जो है वो ये जो सैटेलाइट है ये हर 12 दिन में ग्लोब को पूरा कवर कर लेगी। और जो है 3 साल तक का इसका ये टोटल मिशन है, ठीक है। तो 12 दिन जो है, इसको अब लगा लो कितने हुए, हर 12 दिन में एक बार ये पूरे ग्लोब को कवर करती है। और 3 साल तक का इसका सिर्फ मिशन है, और ये पूरे हमारी अर्थ की जो है जितने भी लैंड है, आइस शीट है और सी आइस है, उसको कवर करने का, इसका इमेजिंग करने का इसका मिशन है, ठीक है। अब निसार है क्या? ये नासा और इसरो का एक प्रोजेक्ट था, सितंबर 2014 में इसको साइन किया गया। और नासा जो है इसमें रडार्स प्रोवाइड करेगा, जीपीएस रिसीवर्स, पेलोड डेटा सब सिस्टम, ये सब प्रोवाइड करेगा। इसरो जो है वो स्पेसक्राफ्ट की जो बस होती है, जो इसका बेसिकली जो जिस स्पेसक्राफ्ट पे इसको लॉन्च किया जाएगा, जिस सैटेलाइट को, इसरो वो प्रोवाइड करेगा। रडार एक प्रोवाइड करेगा, एस बैंड रडार। और जो लॉन्च व्हीकल और एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज जो होती हैं, वो इसको जो लॉन्चिंग का पूरा इसका जो जिम्मेदारी है वो इसरो के पास है, ठीक है। और निसार जो है वो उससे होगा क्या, क्या चाहते हैं ये, क्यों इसको लॉन्च किया जा रहा है, कि अर्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि जैसे वॉल्केनिक eruptions के अंदर क्या की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, फिर ग्राउंड वाटर सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए, और किस स्पीड पे जो है वो जो है किस रेट पर जो है आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं, ये सारे चेंजेस को ट्रैक करने का इसका मिशन है, ठीक है। अब जो नासा है, आई एम सॉरी, जो निसार है, वो सरफेस ऑफ अर्थ को मेजर कर रहा है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाहे क्लाउडी हो वेदर, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, ये ऑल वेदर ऑल डे जो है ये इमेजिंग जो है वो कलेक्ट कर सकता है। और इसके अंदर जो है रडार जो इसका है वो इतना एफिशिएंट है कि वो क्लाउड्स, डार्कनेस, डे नाइट, किसी भी वेदर में जो है वो इमेजेस को जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट को हेल्प होगा इससे, क्रॉपलैंड, हैजर्ड साइट्स या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस जो है, ऐसे क्राइसिस जो है उनको एक तरह से प्रिडिक्ट करने में उनको हेल्प हो जाएगा, उसकी स्टडी करने में इनको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। निसार के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हो, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने उसको बनाया था, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो, हमारे चैनल पे ये वो अवेलेबल है। सो we'll meet next time, we'll meet on Monday. Until then, goodbye and take care.